हेलो एवरीवन। अब हम लोग आते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पे। ठीक है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है ना कि इसमें जो है ना हमारे जो आरबीसीज होते हैं ना उनका साइज़ जो होता है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब ये कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है? ये मैक्रोसाइटिक एनीमिया की क्लास से बिलोंग कर रहा है, मतलब कि वो एनीमिया जिसमें आरबीसी का साइज़ बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब इस एनीमिया में मेनली मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में होता क्या है? डीएनए सिंथेसिस का डिफेक्ट होता है। किसका डिफेक्ट होता है? डीएनए सिंथेसिस का डिफेक्ट होता है। अब इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं? या तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हुई होती है, या तो फोलिक एसिड की या फोलेट जिसको हम कहते हैं ना उसकी डेफिशिएंसी हुई होती है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम लोग मेनली जो पैथोजेनेसिस होती है ना मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की, ठीक है, वो हम लोग कर लेते हैं। लाइक ओवरव्यू हम लोग कह रहे हैं। ठीक है, ओवरव्यू में पैथोजेनेसिस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली जो आरबीसी होता है ना, जब हमारे पास आरबीसी की सिंथेसिस होती है ना तो वो पहले इरेथ्रोब्लास्ट बनता है। ठीक है, इरेथ्रोब्लास्ट बनता है, फिर एंड में इरेथ्रोसाइट बनता है। ठीक है, अब इरेथ्रोब्लास्ट जो होता है ना इसमें हमारे पास न्यूक्लियस होता है। ठीक है, प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। इरेथ्रोसाइट में जो मिच्योर आरबीसी होते हैं ना इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। अब जो इरेथ्रोब्लास्ट है ना उसमें जो न्यूक्लियस होता है ना वो हमारे पास ओपन न्यूक्लियस होता है, लेसी होता है और स्टेपल्ड होता है। ठीक है, सही है क्या? मैं सॉरी, जो इरेथ्रोब्लास्ट है उसमें जो न्यूक्लियस होता है ना तो उसमें क्रोमेटिन होते हैं ना, तो क्रोमेटिन जो होते हैं वो ओपन होते हैं, लेसी होते हैं और स्टेपल्ड होते हैं। लेकिन जब फॉर एग्जांपल अब आरबीसी की जब मैच्योरेशन होती है ना, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ ना, नॉर्मली जब मैच्योरेशन होती है ना तो क्या होता है कि जो ये न्यूक्लियस में क्रोमेटिन होते हैं ना क्लम्प्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से एट द पैसेज ऑफ टाइम ना जब आरबीसी मैच्योर हो रहा होता है ना तो न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है एंड में ना, तो हमारे पास मैच्योर एरिथ्रोसाइट बन जाता है। लेकिन जब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है ना तो जो एरिथ्रोसाइट बनता है ना तो उसमें साइटोप्लाज्म तो मैच्योर हो जाता है, लेकिन जो न्यूक्लियस होता है ना वो मैच्योर नहीं हो पाता। ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वो है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में आरबीसी है, तो उसमें आरबीसी ऐसा है ना तो उसका जो आरबीसी का साइज़ तो नॉर्मल होता है, मतलब साइटोप्लाज्म तो नॉर्मल रहता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म नॉर्मल रहता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है ना वो तो ख़त्म होना होता है ना नॉर्मली, लेकिन इसमें ख़त्म नहीं होता। जब न्यूक्लियस ख़त्म नहीं होगा और उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा तो उसको हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। तो क्या होता है? न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी होती है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी। नॉर्मली न्यूक्लियस नहीं होना होता, लेकिन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हमारे पास इनएफेक्टिव हेमेटोपोइसिस होती है। हेमेटोपोइसिस मतलब कि आरबीसी भी नहीं बनते, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें भी नहीं बनती। ठीक है, मतलब क्या होता है? डीएनए सिंथेसिस नहीं हो रही ना, तो जब डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी तो उसकी वजह से हमारे पास ये जितने भी सेल्स होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह, ये नहीं बनेंगे। ठीक है, दैट्स इट। अब हम लोग आते हैं मॉर्फोलॉजी में ना, तो मॉर्फोलॉजी में क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास मेगालोब्लास्ट बनते हैं। मेगालोब्लास्ट मतलब आरबीसीज का साइज़ जो होता है काफ़ी बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास मेटामाइलोसाइट्स जो होते हैं वो जॉइंट हो जाते हैं, मेटामाइलोसाइट। अब मेटामाइलोसाइट जो है ना ये प्रिकर्सर फॉर डब्ल्यूबीसी होता है। ठीक है, प्रिकॉर्सर ऑफ डब्ल्यूबीसी। अब मेटामाइलोसाइट जो है ना वो बड़े बड़े हो जाते हैं, वो मेच्योर डब्ल्यूबीसी में कन्वर्ट नहीं होते। ठीक है, और वो बड़े से बड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जो मेगा कार्योसाइट है ना जो हमारे पास प्लेटलेट बनाते हैं तो वो भी जॉइंट सेल और एबनॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, और वो भी मेच्योर जो प्लेटलेट होता है ना उसमें कन्वर्ट नहीं होते। ठीक है, मतलब मेगा कार्योसाइट का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वो उनकी एबनॉर्मल शेप हो जाती है, उनका साइज़ बड़ा हो जाता है और प्लेटलेट में कन्वर्ट नहीं होते। एज वेल एज मैंने मेटामाइलोसाइट की भी बात कर ली थी। अब सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स बन जाते हैं, हाइपर सेगमेंटेड। नॉर्मली न्यूट्रोफिल जो होता है ना उसमें हमारे पास 3 to 4 सेगमेंटेशंस होती हैं, लेकिन अगर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है ना तो उसमें जो न्यूक्लियस होते हैं ना उसकी सेगमेंटेशन जो होती है, सॉरी न्यूट्रोफिल जो होता है उसकी सेगमेंटेशन जो होती है वो तकरीबन नॉर्मल में 3 to 4 थी, और इसमें जो है 5 to 6 और इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो शेप होती है ना सेल की वो हमारे पास एग शेप मैक्रो ओविलोसाइट होती हैं, एग शेप मैक्रो ओविलोसाइट। इसके अलावा
जो हमारे पास वो होता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, वो भी बढ़ जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली आरबीसी का साइज़ बढ़ गया है ना, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम लोगों ने कॉजेज़ की बात तो कर ली है ना, कि हमारे पास या तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है या तो फोलेट की डेफिशिएंसी होती है, फोलिक एसिड की ना। सबसे पहले हम करते हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। अब विटामिन B12 है ना, नॉर्मल बात कर लेंगे कि इसकी सोर्सेज क्या होती हैं। सोर्सेज की फ़िश हो सकती है, लिवर हो सकती है, किडनी वगैरह हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट, चीज़, मिल्क वगैरह, ठीक है। फिर क्या क्या है, फ़िश है, लिवर है, किडनी है, डेयरी प्रोडक्ट है। और नॉर्मली हम लोग जो डाइट एक नॉर्मल बंदे की डाइट में कितना हम लोग जो है विटामिन B12 ले रहे होते हैं, कितना ले रहे होते हैं, 7 to 30 माइक्रोग्राम्स पर डे हम लोग ले रहे होते हैं, ठीक है। अब 7 to 30 माइक्रोग्राम्स में हम ले लेते हैं, लेकिन हमारी नॉर्मल रिक्वायरमेंट कितनी होती है, लाइक नॉर्मली हमें कितना चाहिए होता है, हमें बहुत माइन्यूट अमाउंट ऑफ चाहिए होता है। रिक्वायरमेंट हमारी 1 to 2 माइक्रोग्राम्स होती है पर डे की, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं स्टोरेज ऑफ विटामिन B12 बॉडी में कितनी होती है, 2 to 3 मिलीग्राम्स, 2 to 3 मिलीग्राम्स, ठीक है। ये हमारे पास ये विटामिन B12 की स्टोरेज होती है 2 to 3 mg, ठीक है। और स्टोरेज किस फॉर्म में होती है, एडिनोसाइल कोबालामीन की फॉर्म में। एडिनोसाइल कोबालामीन की फॉर्म में हमारे पास विटामिन B12 की स्टोरेज होती है, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन कैसे होती है B12 की एब्जॉर्प्शन ऐसे होती है कि हम लोग खा लेते हैं ना, तो वो स्टमक तक पहुंचता है। इसके स्टमक में ना विटामिन B12 होता है, और एक हमारे पास एक प्रोटीन होता है जो स्लाइवरी प्रोटीन होता है, मतलब सलाइवा में बनता है ना, जिसको हम हेपेटोकोरिन कहते हैं, ठीक है। हेपेटोकोरिन। अब हेपेटोकोरिन और B12 का कम्प्लेक्स बन जाता है। अब ये कम्प्लेक्स बन गया ना, ये हमारे पास ड्यूडेनम में जाएगा। अब ड्यूडेनम में क्या होता है कि ड्यूडेनम में हमारे पास एक जो अब ड्यूडेनम में तो हमें पता है डिफरेंट एंजाइम्स जो है वो आते हैं, पेंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं, बिलियरी एंजाइम्स मतलब बाइल्स वगैरह होते हैं, ये चीज़ें होती हैं ना, ड्रग्स वगैरह होती हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ड्यूडेनम में हमारे पास पेंक्रियाटिक जो प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं ना, मेनली प्रोटीएस, क्या करते हैं कि जो ये कम्प्लेक्स नहीं बना होता B12 और हेपेटोकोरिन का, उसको ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। और दूसरा क्या करता है कि जो पैराइटल सेल ऑफ द स्टमक से इंट्रिंसिक फैक्टर बना होता है ना, उसकी बाइंडिंग विद दी B12 जो है वो ज़्यादा कर देता है, ठीक है। B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर का एक कम्प्लेक्स बन जाता है। अब ये कम्प्लेक्स जो होता है वो जाता है डिस्टल इलियम में ना। अब डिस्टल इलियम के जो म्यूकोजा होता है ना, फॉर एग्जांपल मैं डायग्राम बना के आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इलियम है ना, तो इसमें यहाँ पे हमारे पास ये म्यूकस सेल है, इसमें हमारे पास एक रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं क्यूबुलिन। क्यूबुलिन में हमारे पास रिसेप्टर होता है फॉर इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर जाके क्यूबुलिन के साथ कंबाइन हो जाता है। वो क्या करता है, जब ये कम्बिनेशन इनकी हो जाती है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हमारा जो विटामिन B12 होता है ना, वो बेजोलेट्रल मेम्ब्रेन में अंदर जाता है, ठीक है। अंदर से बेजोलेट्रल मेम्ब्रेन क्रॉस करता है और चला जाता है ब्लड में, ठीक है, ब्लड में चला जाता है। अब जब ये ब्लड में चला जाता है ना, तो फिर क्या होता है, ब्लड में ये ट्रांसकोबालामीन के साथ बाइंड होता है। ट्रांसकोबालामीन के साथ बाइंड होने के बाद ये हमारे पास लिवर तक चला जाता है, या और डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तक चला जाता है जहाँ पे इसने आरबीसी की सिंथेसिस करनी होती है, ठीक है। अब पैथोजेनेसिस पर आते हैं। पैथोजेनेसिस ऑफ B12 ये होती है कि देखो, फॉर एग्जांपल एक बंदा है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट बंदा है, ठीक है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट मतलब एक बंदा है जिसकी न्यूट्रिशन में B12 की डेफिशिएंसी है। और यहाँ पे हमने पीछे बात की थी ना कि विटामिन B12 जो है हम लोग नॉर्मली 3 to 30 माइक्रो ग्राम्स हम लोग ले रहे होते हैं। तो हमारे पास जो बॉडी में स्टोर होता है ना, वो 2 to 3 mg होता है। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है, ठीक है, क्योंकि हमारी इतनी यूटिलाइजेशन ही नहीं होती, स्टोरेज बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप एक डेफिशिएंट मतलब एक ऐसी डाइट ले भी रहे हो ना जिसमें B12 की कमी है ना, तो आप तकरीबन 5 से 20 साल तक B12 के बग़ैर भी सरवाइव कर सकते हो। मतलब कि अगर आपकी डाइट में B12 ना भी हो ना, तो आप 5 से 20 साल तक आराम से सरवाइव कर सकते हो अपनी बॉडी के B12 पे, ठीक है। लेकिन अब ये जो मैंने वैल्यू बताई ना 5 से 20 साल, ये हमारी रॉबिन्स में लिखी हुई है, लेकिन डिफरेंट बुक में डिफरेंट बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो होती है ना, ये बहुत बहुत अनकॉमन है, ठीक है, बहुत अनकॉमन है, ठीक है। लेकिन अगर एक बहुत वीगन बंदा है, वीगन कौन लोग होते हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स
या गोश्त खाते ही नहीं है। एक तो वेजिटेरियंस होते हैं जो गोश्त नहीं खाते लेकिन एग्स वगैरह डेयरी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं, और एक वेगन होते हैं। वेगन जो होते हैं वो मिल्क वगैरह और एग्स वगैरह भी नहीं खाते। जब वो ये मिल्क और एग वगैरह भी नहीं खाते तो इसकी वजह से क्या होता है कि ऑब्वियसली उसमें B12 की डेफिशिएंट हो जाएगा बंदा। जब B12 का डेफिशिएंट हो जाएगा बंदा तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाएगी। अल्टीमेटली एक वक्त ऐसा आएगा कि बॉडी में जो रिजर्व थे B12 के वो ख़त्म हो जाएंगे। अल्टीमेटली बंदे में B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी और जिसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। ठीक। अच्छा, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं।